गुड मॉर्निंग ऑल एवरी स्टूडेंट। और हम आज बात करेंगे कोशिका के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। कोशिका के अंतर्गत अगर न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस में जो पार्ट सारे एक करके हम निकालते हुए चले जाएंगे। भले कोशिकाओं को लेकर समझाया जाएगा वो ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना सबसे पहले कोशिका के अंदर आने जितने भी भाग आएंगे एक तरफ से पढ़ते चलेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें और आप कमेंट जरूर करें कि हमें अगली वीडियोस किस लिए बनानी है। आप शेयर कर देंगे तो हम जरूर कमेंट करेंगे तो मैं जरूर आपको वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग का भी सपोर्ट है, क्योंकि आप ऐसी धरोहर है कि जो आप दुनिया नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है तो आप बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे हम कोशिका के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल। किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल, यानी इसे दूसरे हिंदी शब्द में कहेंगे कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका। अब कोशिका क्या है? कोशिका शब्द को दूसरे शब्द में कहा गया सेलुला, कहा गया सेलुला कहा गया। और सेलुला एक कैसा शब्द था? तो सेलुला एक लैटिन शब्द था। कैसा शब्द था? लैटिन। एक लैटिन शब्द में प्रयोग किया गया था सेलुला। अब सेलुला को लैटिन शब्द प्रयोग किया गया तो उसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ वैज्ञानिकों ने निकाला कि एक छोटा कमरा है। एक छोटा कमरा निकाला इन्होंने। क्या निकाला? एक छोटा कमरा निकाला, इसका अर्थ क्लियर हुआ इतना। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द आ जाता है इसमें साइटो, एक शब्द जुड़ेगा इसमें साइटो, यहाँ बताएं, ठीक है। एक शब्द जुड़ेगा इसमें साइटो। अब ये साइटो क्या है? तो साइटो एक कोशिका का दूसरा एक नाम है और इसको जिससे अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। यानी जब कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने की? तो साइटोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किसने की बता सकते हैं आप? तो इसे कहेंगे हर्टविग ने। किसने की थी? हर्टविग नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? साइटोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। दैट इज क्लियर होगा? क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। तो साइटोलॉजी में एक जुड़ जाएगा शब्द साइटोजेनिक्स। यानी साइटोजेनिक्स क्या होता है? साइटोजेनिक मतलब होता है कि जो अनुवांशिक रूप से किस तरीके से जनरेट हो रहे हैं कोशिका, उस पर डिपेंड करता है। तो उस शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो उस शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे एच जे म्यूलर। कौन थे? एच जे म्यूलर थे। एच जे म्यूलर थे। एच जे म्यूलर थे जिन्होंने क्या किया था? इस साइटोजेनिक शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर हो गया? थोड़ा सा वीडियो में अंधेरा हो गया, लाइट अभी कट गई प्रेजेंट टाइम में, तो आगे बढ़ेंगे आप। तो इतना क्लियर होगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ खोज की बात किसी ने की, ठीक है, केवल नाम बताया कौन खोजा, कौन कितना क्या किया। तो आप डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करेंगे। किसका करेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल, कोशिका की खोज। डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज कहेंगे। कोशिका की खोज, ठीक है। अब यहीं से आपको नई नई चीजें मिल जाएंगी, नए नए वैज्ञानिक मिलते चले जाएंगे, तो आप पढ़ेंगे ध्यान से। तो पहले हम कहेंगे कोशिका की खोज में कौन आए थे? तो सबसे पहले वैज्ञानिक का नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में एक अपनी पुस्तक, उनकी पुस्तक का नाम क्या था? उस पुस्तक का नाम था माइक्रोग्राफिया। क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक थी। माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में इन्होंने पूर्ण रूप से कोशिका के बारे में जनरेट किया और इसके बारे में बताया। दैट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने कैसी कोशिका खोजी? तो कोशिका कैसी थी? मृत थी, यानी मृत कोशिका, यानी कह सकते हैं डेड सेल। कैसी सेल थी? डेड सेल। और इन्होंने आपको बुकों में मिलेगा कि मधुमक्खी के छत्ते में कार कैमरे नवसंरचना के माध्यम से उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, यानी कि ऐसा चीज जो नग्न आंखों से देख ना पाए उससे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है। उस अवस्था में उन्होंने क्या किया था? उस सेल की खोज की थी। क्लियर हो गया? अगर इन्हें कहा जाता है खोज करने के कारण, तो कहेंगे आपसे ये पूछ लिया जाए कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी माने जाते हैं तो कौन? तो कहेंगे रॉबर्ट हुक। कौन कहेंगे? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में महारत हासिल की किस पे? तो कोशिका पे। कोशिका के पापा कहलाएं कौन? तो फादर ऑफ साइटोलॉजी कहलाएं रॉबर्ट हुक। अब आगे बढ़ेंगे तो एक वैज्ञानिक और जुड़ते हैं इसी में, जिनका नाम है, जो भी एक देखिए ये पुराने वैज्ञानिक हैं, एक नए वैज्ञानिक जो मॉडर्न तरीके से खोजेंगे। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक तरीके से खोजने का। तो इन्हें कहा गया फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन कहलाएंगे? तो वो वैज्ञानिक का नाम है कार्ल पी स्वानसन। क्या नाम है? कार्ल पी स्वानसन। स्वानसन, सॉरी,
कार्ल पी स्वानसन हैं, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी। इनकी पुस्तक का नाम था सेल बुक। क्या नाम था? सेल बुक। अगर आपसे पूछ ले कि ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक का क्या नाम था, तो माइक्रोग्राफिया, और इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इसे कहेंगे आप सेल बुक। क्या कहेंगे? सेल बुक। और ये क्या कहलाए? तो फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है। क्लियर है? इतना क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अभी हमने डेड सेल के बारे में बताया अभी। इसके बाद अभी हम लिविंग सेल्स के बारे में बताएंगे। लिविंग सेल्स क्या होता है उसके बारे में जनरेट करेंगे। ठीक है, जानकारी को कलेक्ट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब कहेंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की? मरी तो खोज लिए, अब जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? उनका नाम था लीवेनहॉग। इनका पूरा नाम क्या था? तो वास्तव में अगर आपसे पूछ लिया जाए रॉबर्ट हुक कहाँ के थे, रॉबर्ट हुक सन 1665 में जिन्होंने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी, वो कहाँ के रहने वाले थे? तो आप क्या कह सकते हैं, कोशिका कहाँ के रहने वाले थे? तो ब्रिटिश के। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश, यानी कह सकते हैं इंग्लैंड। कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड। आजकल आप देखेंगे तो यूपीएससी एग्जाम में पूछा था कि किसी वैज्ञानिक का नाम बताओ। अभी एक पेपर में मुझे पूछा गया था कि जो वायरस की खोज किए थे, दृष्टि कोचिंग सेंटर आप जानते होंगे, जो आपकी फेमस दिल्ली कोचिंग में है, दिल्ली में रहती कोचिंग चलती है, उसमें पूछा गया था कि जो वायरस की खोज किए थे, वायरस की खोज में उन्होंने बताया कि इवानोवस्की। कौन आए थे? इवानोवस्की थे। इवानोवस्की जो थे, और इनके साथ साथ में कौन थे? तो बिंजेरिक थे। ठीक है, बिंजेरिक के साथ साथ एक थे जिनका नाम था लुईस पास्चर। ये 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर खोजा था। इन्होंने पूछ लिया, वहाँ पर पूछा गया जो इवानोवस्की थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो या वहाँ की जो बीच में इंटरव्यू देने गए थे उन्होंने नहीं बता पाया। अब मैं आपको बता दूं तो ये कहाँ के रहने वाले थे, तो रूस के। कहाँ के रहने? रूस के, रशियन के। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उनका पूरा नाम क्या था? हम कहेंगे जीवित कोशिका की खोज करने वाले, यानी कि लिविंग सेल। क्या कहेंगे? लिविंग सेल जो खोजा गया था, लिविंग सेल की खोज करने वाले कौन थे? तो लिविंग सेल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, उनका नाम है एंटोनी वान लीवेनहॉग। एंटोनी वान लीवेनहॉग। ठीक है, 1674 में उन्होंने क्या किया था? खोज की थी। और कहाँ पे किए थे? तो पॉन्ड्स, यानी कि तालाब। कहाँ पे किए थे? पॉन्ड्स, यानी कि तालाब। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक बात जान, लीवेनहॉग एक ही चीज़ के जनक नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन जानना है, अगर एक जानना है, तो मैं आपको बता दूं, लीवेनहॉग एक ही चीज़ के जनक नहीं है। लीवेनहॉग का जो रोल है कई क्षेत्रों में है। जैसे आप ये कह दें, अभी ये किसके भी जनक माने जाते हैं? बैक्टीरिया के भी। यहाँ पे बैक्टीरिया के भी जनक है ये। ठीक है, बैक्टीरिया के भी जनक हैं। एक पॉलीमेम्ब्रियोनी होती है, आप जानते होंगे, बहुभ्रूणता जिसे कहते हैं, उसके भी जनक हैं। ठीक है, बहुभ्रूणता के भी जनक हैं। यहाँ तक तुम्हारा जो ब्लड है, ब्लड को खोजने वाले कौन थे सबसे पहले? तो ब्लड को खोजने वाले यानी आरबीसी को किसने खोजा था? आपसे पूछ ले कि आरबीसी सेल्स को किसने खोजा था, तो किसने खोजा था? एंटोनी वान लीवेनहॉग। अभी आगे मिलेगा, मैं बताऊंगा आपको। चलिए सुना रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना ही जानिए, इसमें आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया होगा। तब इन्होंने क्या कहा, अब वास्तव में कोशिका का कार्य क्या होता है? अगर तुमसे पूछे कोशिका का कार्य क्या होता है, तो भैया ये करता है पदार्थों का निर्माण। ठीक है, पदार्थों का निर्माण करेगा। ठीक है, पदार्थों का निर्माण करेगा, और साथ साथ में क्या करेगा? पदार्थों के निर्माण के साथ साथ करेगा ये कि ये विभिन्न पदार्थों की बॉडी में संचय करने का काम करेगा, पचाने का काम करेगा। क्योंकि अगर ऊर्जा नहीं बनाएगा, जनरेट नहीं करेगा, उत्पादन नहीं करेगा, तो बॉडी कोशिका उत्पन्न नहीं, कोशिका से हमारी ऊर्जा बन नहीं पाएगी। तो सारे काम कौन करता है? तो ये कोशिका करती है। और वास्तव में सभी जीवों को एक फंक्शनल के रूप में, स्ट्रक्चरल फंक्शनल के रूप में जो रखा जाता है वो कौन रखता है? तो कोशिका रखती है। कोशिका क्या करती है? किसी भी जीव की जो बॉडी का जो सुडौल बॉडी बनती है, उसमें जो सबसे मेन भूमिका निभाता है, कौन निभाता है? कोशिका निभाता है। सभी जीवों की बॉडी का जो एक फंडा, एक ढांचे में रहना होता है, उसको कौन बनाता है? तो कोशिका बनाती है। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए अब एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम, अब आगे तो अब चलते हैं। तो ये आएगा सेल थ्योरी। कौन आएगा? कोशिका सिद्धांत। क्या आएगा? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? अब इसे इंग्लिश में कहेंगे सेल थ्योरी। क्या कहेंगे? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी किसने दिया? तो दो व्यक्तियों ने। पहले का नाम क्या है? तो कहेंगे एमजे स्लाइडन।
एमजे स्लाइडन। एमजे स्लाइडन ये कैसे वैज्ञानिक है? तो वनस्पत शास्त्री है। कैसे हैं? वनस्पत शास्त्री हैं, क्योंकि इन्होंने वनस्पत पे महारत हासिल की है, यानी प्लांटों पे महारत हासिल की है। ये क्या किए? इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया, और साथ साथ में इनके कौन थे? तो थियोडोर स्वान, इनका नाम है थियोडोर स्वान, इनका नाम है थियोडोर स्वान। ये दो व्यक्ति हैं। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। इस पे किस लिए कौन जनक है? तो ये जंतु जनक, यानी जीव के, यानी जंतु विज्ञान शास्त्री हैं, जंतु विज्ञान शास्त्री माने जाएंगे। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति तो होना चाहिए ना ऐसा कि जो प्लांट पे खोजे अलग वाला और जंतु पे अलग वाला, तभी तो सेल थ्योरी बन पाएगी, कोशिका सिद्धांत के बारे में पाएगा। आपको पता चला कि भूगोल जो नहीं पढ़ता वो भूगोल पढ़ा दे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसीलिए सभी को अलग अलग दिया जाता है, जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में रीजन क्या है? अब ये कहाँ के रहने वाले, ये कहाँ के रहने वाले। ठीक है, मार्कर में थोड़ा सा स्याही खत्म हो गई, तो अभी डाल लेते हैं। ठीक है, और वास्तव में अगर पूछ लिया जाए किस सन में किए थे, तो 1839 इन दोनों ने किया था। 1839 में, 1839 में इन्होंने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत को दिया था। और कोशिका सिद्धांत का वास्तव में क्या मतलब था कि बॉडी, जिस जीव की बॉडी स्वतः निर्माण होगी, यानी कोशिकाएं स्वतः मरेंगी और फिर जीवित होंगी, पुनरावृत्ति होगी, पुनः निर्मित होगी कोशिका, इनका मतलब यही था कोशिका सिद्धांत में, और कोई मतलब नहीं था कोशिका सिद्धांत। क्लियर हो गया होगा? ठीक है, अब ये पूछ ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो भैया एक रहने वाले जर्मन के। कहाँ के रहने वाले? जर्मन के। और एक कहाँ के रहने वाले? ब्रिटिश के। कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रिटिश के। ठीक है, तुम्हारा ना, एक जर्मन के तो एक ब्रिटिश के, यानी कि हाँ इंग्लैंड के हैं। ठीक है, और उसका नहीं जानता, समझ जाओ कहाँ के। क्लियर है ना? चलो आगे। इस सिद्धांत के अनुसार ये बताया जाता है कि इस सिद्धांत में कि सभी जीवों की कोशिकाओं में, सभी जीवों का जो शरीर बनता है, निर्माण होता है, उसमें से जो भूमिका निभाती है वो कौन बनाती है? कोशिका। एक ढांचा तैयार करेगा, कौन करेगा? तो कोशिका जनरेट करेगी, और कुछ नहीं करेगा। क्लियर है ना? और ये माना गया है। क्लियर है? अब इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है? सभी को मैं पॉइंट बाई स्टार बना के लिख रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट सभी हैं। अब एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। अभी इन्होंने क्या किया? 1855 में, 1855 से 1858 बताया जाता है, कभी भी पुस्तकों मिल जाएगा, आप कंफ्यूजन ना रहिए। सभी देखो सन में ना गड़वाइए, सन तो हर बुकों में अलग अलग मिलेगा, क्योंकि सबका अलग अलग मत है, खोजने वाले का मत अलग अलग है। और आप ये जानिए कि नाम जानिए, एक व्यक्ति जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो, रुडोल्फ विर्चो। अब इन्होंने क्या कहा? इनके मत देने के बाद इन्होंने कहा कि जो कोशिका जो सिद्धांत इन्होंने दिया है इन दोनों लोगों ने, इनके कहने का मतलब ये था कि ओमनीस सेलुला, यानी कोशिकाएं स्वतः निर्माण करेंगी, कोशिकाएं स्वतः निर्माण करेंगी, स्वतः जनरेट करेंगी। और ये आप कोशिका के पहले मैं एक चीज़ छोड़ दिया था बताना, आप लोग याद भी नहीं कराते हो, तो उसके पहले ये बताया जाता है कि कोशिका सेल्फ रिप्रोडक्शन करती है। कैसी करती है? सेल्फ रिप्रोडक्शन करती है। और कोशिका सेल्फ रिप्रोडक्शन होते जाएंगे ना, स्वतः जनरेट होगी, स्वतः मरेगी, स्वतः जन्म लेगी, स्वतः मरेगी। क्लियर है ना? इसका मतलब यही होता है। क्लियर है? ओमनीस सेलुला किसने दिया था? 1855-1858 के बीच रुडोल्फ विर्चो ने क्लियर किया था। क्लियर है? इतना नाम याद हो गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका, अब ये नहीं कह सकते कि पूरे यूनिवर्स में जितनी चीज़ें सभी जीवों की बॉडी में जो कोशिका बढ़ रही है, कुछ अपवाद भी तो होंगे, सारी चीज़ें कोशिका में तो आ नहीं जाएंगे, इसलिए कुछ कोशिका के अपवाद हैं। कोशिका के अपवाद, कोशिका के अपवाद। अब अपवाद में कौन कौन आते हैं? तो 4 लोग आते हैं। कौन आते हैं? 4 लोग। इसे कहेंगे एक्सप्रेशन ऑफ सेल, एक्सप्रेशन ऑफ सेल। ठीक है, लिख दे रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ सेल, एक्सप्रेशन ऑफ सेल यानी कोशिका के अपवाद। अब आगे बढ़ेंगे। अब कोशिका के अपवाद में कौन कौन आते हैं? ऐसी क्रियाएं या ऐसे सेल्स जो कोशिका में शामिल नहीं हुए, वह अपवाद में जाने जाते हैं और अपवाद में होते हैं। जैसे नाम अगर ले लिया जाए तो पहले का हम नाम लेंगे वायरस। अब देखो वायरस भी एक प्रकार से आपका टॉपिक है, हिंदी में कहें तो विषाणु। क्या कहेंगे? विषाणु। ठीक है, एक प्रकार से टॉपिक है। दूसरा कह सकते हैं वराइड, कह सकते हैं वराइड। ठीक है, वराइड्स। अब ये क्या है? वराइड भी एक प्रकार से आपके वायरस का ही भाग है। ठीक है, वायराइड्स। ठीक है, वराइड भी एक प्रकार से आपका विषाणु का भाग है। एक 3rd नंबर आता है, तीनों वायरस का जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं, इसे तीसरा वाला भाग क्या है?
ये प्रियॉन है, यानी इसे हम कहेंगे प्रियॉन को प्रियॉन ही लिखेंगे। क्लियर है? ये 3 वैज्ञानिकों का मत है और 3 देखो वैज्ञानिक भी हम बताएंगे, ठीक है। ये 3 है और एक चौथा नंबर आता है जिसका नाम है RBC। क्या नाम है? RBC। इसे पूरा नाम कहेंगे तो रेड ब्लड कार्पल्स कहेंगे, इसे कहेंगे रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, रेड ब्लड कार्पल्स कहेंगे। क्लियर हो गया होगा? तो आगे इतने बात पढ़ेंगे। अगर तुमसे पूछ ले वायरस क्या है, ठीक है, अगर तो आपसे पूछ ले कि वायरस क्या है, तो वायरस के बारे में आप बता सकते हैं, जान सकते हैं कि वायरस की खोज के लिए कौन कौन वैज्ञानिक आए हैं। तो वायरस की खोज के लिए पहले नाम पे आते हैं इवानोवस्की। कौन आते हैं? इवानोवस्की ने सन 1892 में किस पे खोज किया था? तो वायरस की खोज की थी। और ये किस पे इन्होंने संभव किया? तो उस प्लांट का नाम था टीएमबी। और इनके साथ में जो वैज्ञानिक भूमिका निभाए, एक का नाम था बिंजेरिक, एक का नाम है बिंजेरिक और दूसरे का नाम है लुईस पास्चर। कौन है? लुईस पास्चर। ये 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, इनका साथ दिया था। किस सन में? तो आप इनकी बात करेंगे तो सन 1898 में। अभी 1898 में इन्होंने क्या किया था? तो लुईस पास्चर फर्मेंटाइजेशन यानी किण्वन करने में एक्सपर्ट है। किसी भी चीज़ को पकाकर उनका जानना, जैसे लैक्टोबैसिलस कहाँ पाया था? दही में। कैसे पता चला? दूध से दही कन्वर्ट हुआ, दूध में पाया गया, कैसे पता चला? तो कौन किया था? तो लुईस पास्चर ने बता दिया था। क्लियर है? सुना रहे ना? आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन कहाँ का रहने वाला है, तो भैया कौन कहाँ का रहने वाला, मतलब जो बिंजेरिक हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? इनका पूरा नाम क्या है? तो एमडी बिंजेरिक। क्या नाम है? एमडी बिंजेरिक, ठीक है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप कह सकते हैं डच के। कहाँ के रहने वाले हैं? डच के। और डच के वैज्ञानिक एक और हैं, लेवेनहॉन्ग भी रहने वाले हैं, ठीक है। लेवेन पत्तियों पर, इस पे तंबाकू की जो पत्तियां पीली होती हैं, क्यों होती हैं? तो टोबैको मोज़ेक वायरस के कारण तंबाकू की पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। इन्होंने ये पता किया और साथ में इन्होंने क्या किया? तो जिस पौधे की पत्ती पीली थी उन्होंने इसे तोड़ा और आकर अपने लैब में उन्होंने रिसर्च के रूप में उसे एक बीकर में रखकर उसको गर्म करके उसकी पत्ती को निचोड़ लिया, रस के रूप में निकाल लिया, प्लाज्मा को बना लिया। उसके बाद उन्होंने ये पाया कि जो ये वायरस है इसमें कैसे जाना, कैसे? तो जो रस निकाला इन्होंने, सभी रस को क्या किया? सभी पौधों पे छिड़का और छिड़कने के बाद इन्होंने पाया कि सारी पत्तियां क्या हुई? सारे पौधों की पत्तियां पीली पड़ गई, जिसके कारण इन्हें कहा गया टोबैको मोज़ेक वायरस। और वास्तव में ये किसका है? तो तंबाकू का है। तो तंबाकू का वैज्ञानिक नाम भी जान लो, इसे कहते हैं निकोटीन निकोटियाना। इसे कहते हैं निकोटीन निकोटियाना, ठीक है, निकोटीन निकोटियाना, ठीक है, निकोटीन निकोटियाना इसका वैज्ञानिक नाम है, बॉटनिकल नाम है। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपसे वराइड्स के बारे में पूछे तो वराइड्स में भी भूमिका निभाते यही, ठीक है। वराइड्स में कोई दूसरा नहीं आता, ठीक है। वराइड्स में भी क्यों आते हैं? यही आते हैं। क्लियर है? अब आप आएंगे प्रियॉन्स पे। प्रियॉन क्या है? अब इतना आगे बढ़ते हैं, इतना क्लियर हो गया? प्रियॉन्स पे आते हैं। तो एक वैज्ञानिक है प्रियॉन में, यहीं पे समझ लेते हैं प्रियॉन क्या है। तो प्रियॉन, ये देखिए, ये जो बना है वो किसका बना है? डीएनए विथ आरएनए, डीएनए विथ आरएनए दोनों का बना होता है। लेकिन वराइड्स जो होता है वह एक्सप्रेशन है, इसमें डीएनए और आरएनए नहीं पाए जाते। और ये जो पोर्सिनर है यानी प्रियॉन है, ये पूर्ण रूप से आरएनए का बना होता है। क्लियर है? क्या माता जी? चलिए ठीक है, आ रहे हैं, चलिए। हैं क्या करोगी बताइए? बचाओ अकेला है, सब समय बात धरे है गेहूं पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक वैज्ञानिक के साथ में कौन आए थे? इनके साथ में वैज्ञानिक कौन थे? डब्ल्यू एम स्टैनले। कौन आए थे? डब्ल्यू.एम. स्टैनले थे। डब्ल्यू.एम. स्टैनले भी साथ में क्या किए थे? तो जो लुईस पास्चर के साथ उन्होंने क्रिया की थी। ये सभी वैज्ञानिक हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा कौन किसके साथ काम किया है। अब ये कौन कहाँ के रहने वाले हैं इतना समझ जाइएगा, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये जर्मन के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन के। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे क्या लेना देना कि कौन कहाँ के रहने वाला, लेकिन जानते रहो, ठीक है।
अब इसके बाद अगर पूछ ले कि वायरस टोटल रूप से किसके बने होते हैं, तो आप कह सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के। किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। टोटल न्यूक्लियो प्रोटीन के बने बहुलक होते हैं और इन्हें नष्ट किया किसे जा सकता है, तो आप कह सकते हैं इंटरफेरॉन। कहेंगे इंटरफेरॉन से इन्हें नष्ट किया जा सकता है। किसको? तो वायरस को। किसे नष्ट किया जाता है? वायरस को इंटरफेरॉन से नष्ट किया जा सकता है। अगर इसकी रोग की बात करेंगे वायरस की, तो मैं रोग भी बता देता हूँ। हाँ, एक चीज छूटा, प्रोटीन यानी प्रियॉन जो था, प्रियॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है प्रूसिनर। क्या नाम है? प्रूसिनर ने डिस्कवर किया और इन्होंने नोबेल प्राइज भी पाई। ये नोबेल प्राइज भी पा गए, यानी कि पुरस्कार भी इन्हें मिला और पुरस्कार इन्हें प्राप्त मिला। कौन? किसको? प्रूसिनर को। किसके रूप में? प्रियॉन के रूप में। यह पूर्ण रूप से आरएनए का बना है, शुद्ध प्रोटीन का बना है और प्रोटीन से होने वाली बीमारी जो होती है वो प्रियॉन की कमी या प्रियॉन के बढ़ने के कारण होती है। क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आरबीसी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आरबीसी की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है लेवेनहॉक। ठीक है। अगर आपको लगता होगा सर जी गलत पढ़ा रहे हैं ना, तो आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, सर्च करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। लेवेनहॉक किए थे। कौन किए थे? लेवेनहॉक। सन 1674 में उन्होंने किया था। 74 और 78 के बीच इन्होंने किया था, क्योंकि इसी के बीच इन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की थी। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम रोग की बात करें, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप देखिए वायरस बीच में आया तो वायरस को बताते चले, क्योंकि कोशिका के अंतर्गत आया ना, इसीलिए बता रहे हैं। अपवाद में आया इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, ये मतलब कि सर जी अलग जा रहे हैं। ठीक, अब आगे चलिए। अगर तुमसे पूछ ले विषाणु जनित रोग, अगर कहते विषाणु जनित रोग, ठीक है, या वायरस से होने वाले रोग, विषाणु जनित रोग, तो एक नाम मैंने जुटा है। इसका नाम कह सकते हैं, किसी भी लड़की का नाम ले सकते हैं। ऐसे मैं कहूँ नॉर्मली कहेंगे रेखा। ट्रिक याद तो भूल गई थे को। रेखा हमें हिट करके पागल छोड़ गई। ठीक है, समझेंगे। अब रा से क्या है? रेबीज। क्या कहेंगे? रेबीज। ठीक है, और खास क्या कहेंगे? खसरा। क्या कहेंगे? खसरा। ठीक है, हा से हर्पीज। क्या कहेंगे? हर्पीज। ठीक है, हर्पीज। और इसे क्या कहेंगे? हिपेटाइटिस। क्या कहेंगे? हिपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, हिपेटाइटिस। ठीक है, आगे और आगे बढ़ेंगे। टो फॉर टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा। आगे बढ़े, करके था। ठीक है, पा फॉर का हो जाएगा पोलियो। क्या कहेंगे? पोलियो। पा फॉर पोलियो। और ग फॉर क्या होगा? गलसुआ। क्या कहेंगे? गलसुआ। और गलसुआ में कौन वायरस होता है? साथ साथ में जानेंगे मम्पस वायरस। कौन होता है? मम्पस वायरस। ठीक है, अब इसे छोड़ गई तो जाने दो ना। छोड़ गई इसका कहेंगे छोड़ से छा से हुआ छोटी माता। क्या कहेंगे? छोटी माता। ठीक है, इसे कहेंगे छोटी माता। ग से कोई नहीं है और ड से मेरे हिसाब से ई फॉर क्या होता है जी? इन्फ्लुएंजा कह सकते हैं। इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ई फॉर इन्फ्लुएंजा। क्लियर हो गया होगा आपको? चलिए, और एक चीज और छूट रहा है, इसे हम लोग कहेंगे चेचक कहते हैं। तो हम यहाँ के की बजाय चे कर लेना, करचे मतलब लुट गई, तो चे फॉर हो जाएगा क्या? चेचक। क्या कहेंगे? चे फॉर चेचक। ठीक है, बाकी सभी रोग हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये होता है ट्रिक, इसके हिसाब से आप जान सकते हैं कौन कौन सा ये रोग होता है। ठीक है, विषाणुजनित रोगों में क्लियर आता है, आप समझ में होंगे। ठीक है, आगे में चेचक कहते हैं। तो हम यहाँ के की बजाय चे कर लेना, करचे मतलब लुट गई, तो चे फॉर हो जाएगा क्या? चेचक। क्या कहेंगे? चे फॉर चेचक। ठीक है, बाकी सभी रोग हो गए होंगे मेरे हिसाब से। तो ये होता है ट्रिक, इसके हिसाब से आप जान सकते हैं कौन कौन सा ये रोग होता है। ठीक है, विषाणुजनित रोगों में क्लियर आता है, आप समझ में होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे? टाइप ऑफ सेल। क्या कहेंगे? टाइप ऑफ सेल। मारना कहेंगे टाइप ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका के प्रकार। वास्तव में देखा जाए तो कोशिका को केवल दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कभी कभी वैज्ञानिकों को तीन भागों में कहते हैं, लेकिन दो भागों में बांटा गया। वैज्ञानिकों का मत था। ठीक है,
इन्होंने पहले को कहा दिया प्रोकैरियोटिक, ठीक है, इन्होंने कहा पहले को प्रोकैरियोटिक, इन्होंने पहले को कहा प्रोकैरियोटिक और दूसरे को कहा इन्होंने यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक क्या है, अब यहां जानेंगे, अगर जुड़ जाए प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो प्रो माने होता है पहले, प्रो मतलब होता है पहले, और कैरियोटिक माने कैरियन माने होता है केंद्रक विहीन या केंद्रक का अभाव, ठीक है। ऐसे जीव जिनकी बॉडी या जिनका शरीर केंद्रक के अभाव के कारण यानी केंद्रक के पहले बन गया, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कहते हैं। एक प्रकार से हम उन्हें क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कह सकते हैं। क्लियर है, उन्हें कहते हैं एक कोशिकीय जीव कह सकते हैं। क्लियर है, अब आगे बात करेंगे, ठीक है। अब कहेंगे यूकैरियोटिक क्या है, तो यू का मतलब होता है वेल, यू का मतलब होता है वेल, ठीक है, और कैरियोटिक यू वेल डेवलपमेंट होता है, मिस्टेक जो आ रहा है मिटाने में। चलिए अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, ठीक है, आपसे कह ले यू कैरियोटिक, कैरियोटिक, ठीक है, यू का शब्द क्या है, तो यू शब्द कहा जाता है वेल डेवलप्ड, जिनकी बॉडी कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक के साथ, यानी जिनकी बॉडी केंद्रक के साथ मिलकर बनी, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक जीव कहते हैं, और साथ साथ में क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। क्लियर है, इतना समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल में ले ले, एक कोशिकीय में कौन बनाएंगे, तो आप बैक्टीरिया लीजिए, एक बैक्टीरिया लीजिए, ठीक है, शैवाल लीजिए, एलगी लीजिए, ठीक है, एलगी लीजिए, ये सब क्या है, एक प्रकार से एक कोशिकीय है। आप बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, बैक्टीरियोफेज ले सकते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, ये एक कोशिकीय के प्राणी आते हैं, इन्हें आप कह सकते हैं। क्लियर है ना, दिमाग है ना। यहाँ पर हम कोई भी ले सकते हैं, वायरस भी ले सकते हैं, वायरस भी आ जाएगा, क्योंकि ना ये अपवाद में आया था, इसलिए इसको भी ले सकते हैं, ठीक है, समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगर आपसे पूछ ले डिफरेंट क्या रहेगा प्रोकैरियोटिक, एक चीज है आपको बता दें, 70s राइबोसोम, यानी 70s राइबोसोम पाया जाता है, जो राइबोसोम 70s राइबोसोम पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक पाया जाता है, और 80s राइबोसोम जो पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। सबसे बेसिक डिफरेंट यही है, सबसे छोटा और सबसे अच्छा डिफरेंट ये दोनों, 70s राइबोसोम और 80s राइबोसोम, इनसे अच्छा कोई बेसिक आपको मिलेगा नहीं बताने के लिए। आपको समझ में आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक से जरूर करिए। आप भी यूट्यूब वालों ने आपको लाइक बटन बनाया, आपके लिए बनाया, मेरे लिए नहीं बनाया, आपके लिए बनाया, ठीक है, आप सिर्फ लाइक करते रहिए, टच ही करना है, कुछ करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम कोशिका के अपवाद जान गए, कोशिका के बारे में जान गए, कोशिका क्या है, किसने खोजा, सब जान गए, कोशिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, हम जान गए भी। अब हम बात करें उनकी, कुछ जीवों के शरीर में कोशिका किस प्रकार से किस आकार में पाई जाती है, ऐसे हम मान लें। सपोज सबसे पहले हम मान लेते हैं, एक माइक्रोमीटर में जानेंगे, म्यू के रूप में जानेंगे, तो हम कह लें कि कोशिका में अगर पूछ लिया जाए आरबीसी मैंने भी बताया ना, आरबीसी की खोज अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, लेवेनहाम, क्या बताएंगे, लेवेनहाम। अगर आपसे पूछ ले आरबीसी कितने म्यू का है, यानी कितनी इसकी मैं आकार व आकृति, ठीक है, आकृति यानी साइज, और ठीक है, आप कह सकते हैं किसी भी जीव में जो कोशिका पाई जाती है वो कितनी साइज की होती है, म्यू में जाने, माइक्रोमीटर में जाने, तो आरबीसी की साइज कितनी होती है, 7.0 यानी 7.0 म्यू, ठीक है, माइक्रोमीटर, ठीक है, क्या होती है इसकी। अगर आपसे पूछ ले जिराफ के गर्दन की, तो जिराफ के गर्दन की लंबाई कितनी होती है, जिराफ की जो गर्दन है वो न्यूरॉन है, प्रकार से यहाँ से आ रहेगा तो न्यूरॉन में आ जाएगा, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी होती है, तो 2 मीटर होती है, कितनी होती है, 2 मीटर, ठीक है। अगर आगे बढ़े हम बात करें,
नॉर्मली से बढ़ते चले जाओ, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले शुतुरमुर्ग के अंडा, ठीक है, शुतुरमुर्ग के अंडे की व्यास तो 15 × 14 का या 13 होता है, इसका व्यास होता है, ठीक है। और जो वजन के रूप में 1.4 किलोग्राम वेट होता है इसका, किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे, ठीक है। अगर ये बता, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े, मानव में आ जाए, किस में आ जाए, मानव। तो मानव में क्या कह सकते हैं, मानव की जो कोशिका में आता है, जैसे मानव मेल ले ले, मेल और ले ले, ऐसे से मानव लिया हमने, वुमेन लिया हमने, वुमेन में 2 ऑर्बिटल आए, 2, ठीक है, एक मेल आया और एक आया फीमेल, ठीक है, मेल एक फीमेल। मेल क्या है, तो मेल के अंदर आने वाला कौन भाग है, स्पर्म, क्या है, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म यानी हो गया हिंदी में शुक्राणु, क्या है, शुक्राणु। ये कैसी कोशिका है, स्मॉल, कैसी है, स्मॉल, ठीक है। अगर तुमसे कह ले स्त्री में क्या है, फीमेल में, तो कहेंगे ओवरी, क्या है, ओवरी। ये कैसी है, तो ओवरी का हिंदी होता है अंडाशय, क्या कहेंगे, अंडाशय। ये कैसी है, तो आप कह सकते हैं क्या, लार्जेस्ट, यानी कि बिगेस्ट, बड़ी होती है, क्या होती है, कैपिटल, ठीक है। यानी आप बिगेस्ट, लार्जेस्ट का सकते, लंबी नहीं कहते, बिगेस्ट कहते हैं, लार्जेस्ट के रूप में। अब तुमसे पूछ ले कि मानव में जो लंबी है, लार्जेस्ट है, वो मोटर न्यूरॉन, कौन है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन की लंबाई कितनी है, तो 1 मीटर होती है, क्लियर है। ये छोटी छोटी चीज़ जानते रहिए, आपको काम देगी, ठीक है। पेपर पूछता भी है कि क्या कैसे, क्लियर है। अगर आपसे शुक्राणु के म्यू के बारे में पूछ ले, शुक्राणु कितने का होता है, तो 55 से 65 म्यू के बीच, ठीक है, इसके होते हैं, क्लियर है ना। माँ क्या होगा आपको सुना गया। चलिए, अगर किसी स्त्री के ओवरी की बात कर दे तो ये मान चलिए कि ये 1.5 लंबाई में होता है, तो 2.5 चौड़ा में होता है, तो 2.3 होता है गोला, मेरी प्रकार से राउंड शेप हो, कैसा होगा, राउंड। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जब बराबर होती है तो लगभग राउंड शेप हो जाता है, गोले में हो जाता है, ठीक है, क्लियर। तो आप कह सकते हैं कि कोशिका की आकृति के आकार के बारे में हो गया था। अब हम पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर, यानी कोशिका संरचना। क्या पढ़ेंगे, कोशिका संरचना, कोशिका संरचना, ठीक है। कोशिका संरचना यानी इसे कह सकते हैं सेल स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। अगर सेल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सेल स्ट्रक्चर को पहले 3 भागों में बांटा गया था, 2 रूपों से, कितने भागों से, 2 रूपों से। पहले को कर दिया गया पादप कोशिका, यानी पादप कोशिका कहा गया, ठीक है, पहले कहा गया पादप कोशिका, ठीक है, और दूसरे को कहा गया जंतु कोशिका। क्या कहा गया, जंतु कोशिका। पहले को कहा गया पादप कोशिका और दूसरे को कहा गया जंतु कोशिका। इसे हम कह सकते हैं प्लांट सेल, इसे कह सकते हैं प्लांट सेल, और दूसरे को कह सकते हैं हम एनिमल्स, इसे कह सकते हैं एनिमल सेल। क्या कह सकते हैं, एनिमल सेल। अब इनको कितने भागों में बांटा गया, सेम बस यहीं पे आप डिफरेंट पा जाएंगे कि प्लांट कोशिका और एनिमल्स कोशिका में डिफरेंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंट आप जान जाएंगे। तो आप इसको भाग बांटा गया था 3 भागों में, कितने भागों में, 3 भागों में। पहले का नाम क्या था, तो पहले का नाम है कोशिका भित्ति, यानी सलवाल, क्या कह सकते हैं, कोशिका भित्ति, ठीक है, इसे कह सकते हैं कोशिका भित्ति, इसे कहेंगे सेल वॉल, क्या कहेंगे, सेल वॉल, ठीक है। दूसरे का क्या है, इसे कहेंगे न्यूक्लियस, ठीक है, इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियस यानी कह सकते हैं केंद्रक, ठीक है। और थर्ड वाला है, इसे कहेंगे, ठीक है। अब यही क्रियाएं सेम है, बस यहाँ पर डिफरेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंट होने का रीजन पहला क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे कोशिका झिल्ली हो जाएगी, ठीक है, कोशिका झिल्ली। अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, क्या कहेंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और दूसरे वाले को भाग क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। सेम चीज उतार दो यहाँ पे, इसे कहेंगे साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस यहाँ पे भी रहेगा, न्यूक्लियस, और दूसरा क्या रहेगा, साइटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, ठीक है। ये चीजें क्या है, सेम है, डिफरेंट क्या है, ये कहाँ पाया जाएगा, तो सेल वॉल जहाँ पाया जाएगा वो क्या होगा, प्लांट होगा, और जहाँ सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा वो क्या होगा, एनिमल्स। क्लियर है, इतना डिफरेंस समझ में आया। अब कह दे कि क्या होता है इसके कितने भाग होते हैं, ये इसके 3 भाग होते हैं, इनके 4 भाग हो जाएंगे, कितने भाग होंगे, 4 भाग। अब इसके 4 भाग कौन कौन हो जाएंगे, नंबरिंग वाइज में कह दिया जाए, इसके 4 भाग में पहले कह दिएगा प्लांट,
यानी कहेंगे कोशिका, ये कोशिका भित्ति है तो कहेंगे पादप कोशिका भित्ति, कहेंगे पादप कोशिका भित्ति, ठीक है, कहेंगे पादप कोशिका भित्ति। दूसरे को कहेंगे जीवाणु कोशिका भित्ति, जीवाणु कोशिका भित्ति, अगर हम ऐसे करते चलेगा, जीवाणु कोशिका भित्ति। और तीसरे को कहेंगे हम कवक कोशिका भित्ति, और तीसरे चौथे को कहेंगे हम शैवाल कोशिका भित्ति। ये क्या है, ये भी इसी के भाग है, ठीक है, किसके, कोशिका भित्ति यानी कोशिका शैवाल भित्ति यानी शैवाल के भाग है। अगर तुमसे ये पूछ ले ये किसके बने होते हैं, तो पादप सेल्स किसके बने होते हैं, तो ये सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, सेलुलोज से निर्मित होते हैं। अगर ये पूछे तो पेप्टोग्लाइकोजन, पेप्टोग्लाइकोजन से बने होते हैं, या ग्लाइकेन होता है उससे बने होते हैं, ठीक है। ग्लाइकान होता है, इसे कहेंगे पेप्टाग्लाइकन, ठीक है, इससे बने होते हैं कौन, तो एक जीवाणु बने होते हैं। अगर आपसे ये पूछ ले ये किसके बने होते हैं, तो ग्लूकोसीन, क्या कहेंगे, ग्लूकोसीन से बने होते हैं। किसके बने होते हैं, ग्लूकोसीन से बने होते हैं। क्लियर हो गया होगा। ग्लूकोसीन या ग्लूकोसमीन कहा भी जाता है, शब्द समझ में आ जाएगा, वर्ड थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन बात एक ही है, ठीक है। अगर एल्गी को पूछे किसका बना होता है, तो एल्गी को आप क्या बता सकते हैं, तो भैया ग्लाइकोप्रोटीन का किसका बना होता है, तो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, तो एक किसका बना होता है, शैवाल। किसका बना होता है, शैवाल। ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है कौन, शैवाल बना होता है। अब कहेंगे अब केंद्रक क्या है, तो केंद्रक की खोज के लिए आए थे वैज्ञानिक 1831 में, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम थे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के। कहाँ के रहने वाले हैं, इंग्लैंड के रहने वाले वैज्ञानिक कौन है, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। आप गूगल पे सर्च मार लीजिएगा रॉबर्ट ब्राउन कहाँ के रहने वाले, तो आपको इंग्लैंड शो करेगा, नहीं शो करेगा तो फिर बताइएगा, ठीक है। तो इंग्लैंड मिलेगा। क्लियर है ना, आई बात समझ में। आगे बढ़े, इतना क्लियर है। हम क्या कहेंगे, पहले वाले को कहेंगे केंद्रक कला, क्या कहेंगे, केंद्रक कला, ठीक है। दूसरे कहेंगे केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या कहेंगे, केंद्रिका, क्या कहेंगे, केंद्रिका, ठीक है। और चौथे को क्या कहेंगे, तो क्रोमेटीन, क्या कहेंगे, क्रोमेटीन, इसे कहेंगे क्रोमेटीन धागे, क्या कहेंगे, क्रोमेटीन धागे। अब यहीं से जब धागा स्टार्ट होगा ना, तो यहीं से गुणसूत्र का जन्म हो जाएगा। किसका जन्म हो जाएगा, गुणसूत्र का, यहीं से गुणसूत्र मिलना। चलिए, अब एक प्राणी है यूग्लिना। यूग्लिना में दोनों पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस भी पाई जाती है और साथ साथ में जीव को ऑब्जर्व करने की क्षमता भी पाई जाती है, दोनों पाया जाता है। इसलिए वो एक प्रकार से जीवित प्लांट भी बन जाता है, एक बार जीव भी काम करेगा, इसी प्रकार से यूग्लिना आता है। क्लियर है ना। अपवाद में आता है यूग्लिना, एक्सप्रेशन यानी अपवाद में आता है, दिमाग बैठा देना, ठीक। अभी तुमसे पूछ ले गुणसूत्र, अब कहो गुणसूत्र क्या है, तो गुणसूत्र जैसे नाम है ना वैसे वैज्ञानिकों को खोजने में कंफ्यूजन भी हो जा रहा है, ठीक है। ऐसे मत समझना, आप गुणसूत्र को कह सकते हैं कि जेनेटिकल इंफॉर्मेशन ऑफ, ठीक, अनुवांशिक सूचनाओं का प्रसारण करेगा हमारी बॉडी। अगर कहेंगे जी, इसमें जो गुणसूत्र है उसकी मेन भूमिका कौन निभाता है, तो जीन। क्या निभाता है, जीन। अब ये कह ले जीन क्या है, तो जीन एक प्रकार से क्या है, जीन की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, जोहानसन। जोहानसन ने 1909 में किया था, 1905 से 1909 के बीच, ध्यान रहे 1909 के बीच, 1905 से 1909 के बीच। लेकिन इन्होंने केवल नाम दिया, खोजा था, लेकिन इसका जो ये कब खोजा गया था, तो मेंडल के समय में। किसके समय में, मेंडल के समय में। मेंडल मतलब जब उन्होंने क्या किया था, मटर की खोज की थी, तब उस समय इन्हें खोजा था, इसलिए इसे मेंडलवादी कहा जाता है, मेंडलीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेंडलीय कहा जाता है। मेंडल के 1800 दशक के अंतर्गत आता है, इसलिए इसमें ज़्यादा से योगदान किसका जाता है, तो ग्रेगर दान मेंडल का जाता है, ठीक है। आई बात सुनना, ठीक है, सुना गया। अब ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। ये क्या है, जीन क्या करता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, अनुवांशिक सूचनाओं का प्रसारण करेगा। क्या करेगा, अनुवांशिक सूचनाओं का प्रसारण करेगा, अनुवांशिक सूचना क्या करेगा, पहुँचाएगा, ठीक है। अब अनुवांशिक सूचना क्या है, तो जिस जीव की बॉडी में जब किसी भी स्त्री को, मैंने आपको शॉर्ट वीडियो डाला है, जब एक पुरुष के शुक्राणु और मादा को अंडाणु जब ओवम जाकर मिलते हैं, तो उसकी बॉडी से जो सेल्स जाकर निकलता है और वहाँ जाकर स्पर्म जो छोड़ता है,
तीनों झिल्लियों को फाड़ते हुए, 3 झिल्ली को फाड़ते हुए कहाँ पे होता है 3 झिल्ली? यूट्रस में। कहाँ होता है? यूट्रस में। ठीक है। और तीनों दीवार जो होती है, एक ऐसे दीवार बनी होती है गोला राउंड पे, ऐसे दीवार होती है। इन तीनों राउंड को फाड़ते हुए जाएगा, स्पर्म यहाँ जाकर अपने जो सेल्स को निकालेगा। और हर एक कोशिकाओं में क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? तो ये क्या है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जीन। क्या पाया जाता है? जीन। और जीन जाकर वहाँ छोड़ेगा तो मादा वाला भी और नर वाला भी दोनों जाकर मैच करेगा, तो वहाँ पे जो जन्म लेगा यानी एडल्ट जो चाइल्ड बनेगा, ठीक है, उस चाइल्ड में पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की, ओकर आँख कैट रही, दूध रही, नाक कैट रही, कैसे रही, मुंह कैसा रही, टेम्पू जैसा रही, कैसा रही, तो कुल जितना संरचना है कुल बताइए कौन? जीन। कौन बताएगा? जीन। क्लियर है। अगर आपसे पूछ ले कि एक मानव जीन में जेनेटिक बात बता, आपको पता है, अगर आपसे पूछ ले कि मानव में कितने जीन पाए जाते हैं तो आपको बताया नहीं होगा कोई, मैं बता देता हूँ। एक मानव में लगभग 30,000 से प्लस 30,000 से अधिक जीन पाए जाते हैं। मानव के गुणसूत्र में लगभग 3,000 से अधिक जीन पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? 3,000 से अधिक क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। ठीक है, 3,000 से अधिक क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया? एक आता है क्रोमेटिस, कहते हैं क्रोमेटिस। अब क्रोमेटिस क्या है? गुणसूत्र का हिस्सा है। क्रोमेटिस क्या है? तो गुणसूत्र का हिस्सा है। और क्रोमेटिक्स के बनने के बाद क्या बनता है? द्विगुणन होता है। क्या होता है? द्विगुणन होता है। यानी कि जो स्पर्म पहुंचा है, स्पर्म में द्विगुणन होगा, एक स्पर्म में ये बनेगा और इसी का कॉपी यहाँ बनेगा। ठीक है, यानी ये यूट्रस है। अब यहाँ पे जो सेल्स बनेंगे, अगर दोनों द्विगुणन सेम है, कॉपी राइट हो गया, दोनों कॉपी मैच कर गई, तो अब क्या कह सकेंगे? तो इसका क्या हो जाएगा? इसकी जो सेल्स बनेगी वो कौन बन जाएगी? डॉटर सेल। क्या बन जाएगी? डॉटर सेल। यानी कि ये पुत्री, दोनों क्या हो जाएगी? दोनों पुत्री के रूप में जन्म लेंगे। क्लियर है ना? आई बात सुना? द्विगुणन होने के कारण, किसके कारण? द्विगुणन होने के कारण होता है, जो डॉटर सेल में कन्वर्ट होकर के क्या करते हैं? बदलते हैं। ठीक है। अब गुणसूत्र की खोज में अपवाद आता है। अब प्रथम गुणसूत्र की खोज की थी कौन? कार्ल विलियम बोन नागली, जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सन 1800वें दशक के अंतर्गत इन्होंने खोज की थी। और एक कौन आते हैं और दूसरा आते हैं, कौन आते हैं? दूसरे वैज्ञानिक का नाम है, जिनका नाम क्या है? प्रथम, अगर तुमसे पूछे पहली बार सबसे पहले कौन खोजा था, तो ये आएंगे वाल्टर फ्लेमिंग। कौन आएंगे? आप गूगल पे मारोगे भी तो यही मिलेगा, वाल्टर फ्लेमिंग। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग है, जो क्या है, इस समय गुणसूत्र के जनक माने जाते हैं, गुणसूत्र के पिता माने जाते हैं। और इन्होंने कब किया था? तो 1882 में। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो जर्मन के। कहाँ के रहने वाले हैं? जर्मन के रहने वाले हैं। ठीक है, एक वैज्ञानिक अभी और है। अगर पूछ ले गुणसूत्र शब्द किसने दिया है, जो गुणसूत्र लिखा है, इस शब्द किसने दिया? तो वाल्डेयर ने दिया। वाल्डेयर किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया। और कौन से सन में दिया? 1888 में इन्होंने दिया। क्या? तो वाल्डेयर ने गुणसूत्र नामक शब्द की उत्पत्ति की और उसकी सर्जना की थी। क्लियर है? आगे भी एक और है, ये जो गुणसूत्र खोजा गया, इसका जो अध्ययन किया गया, इसको पहले वर्ड में क्रोमोजोम कहा गया था। उस क्रोमोजोम वर्ड को कहने वाला व्यक्ति कौन था? तो उस व्यक्ति का नाम था स्टार्सबर्गर। ठीक है, स्टार्सबर्गर नाम था। स्टार्सबर्गर नाम वैज्ञानिक ने इसे डिस्कवरी की थी। क्या खोजे थे? क्या नाम दिए थे? क्रोमोजोम नाम दिए थे। और क्रोमोजोम नाम देने के बाद इन्होंने किस सन में दिया था? 1875 में इन्होंने क्या दिया था? क्रोमोजोम नामक शब्द दिया था। और उस पर अध्ययन करके वाल्डेयर के साथ उन्होंने क्रिया की थी। और इनके साथ में एक वैज्ञानिक है, और जिन्होंने पहचाना था, गुणसूत्र को पहचाना था, उनका नाम था हॉफमिस्टर। क्या नाम था? पहचान किसने किया था? तो कहेंगे हॉफमिस्टर ने किया था। किसने किया था? हॉफमिस्टर ने। किसने किया था? हॉफमिस्टर ने किया था। हॉफमिस्टर ने क्या की थी? पहचान की थी किसकी? गुणसूत्र की। कितने वैज्ञानिक भैया गए? 4 वैज्ञानिक आपको बता दी हैं। और एक पहचान कब किए थे? तो 1848 यानी 1848 के बीच उन्होंने किया था। 1848 के बीच। देखो पहला कौन है? निगली है 1842 में। वाल्थर फ्लेमिंग है 1882 जर्मन के।
एक वाल्ड एयर है 1888 और एक गुणसूत्र के जनक यहाँ माने जाते हैं 1875। एक पहचान उन्होंने किया था, क्या नाम था उनका, जॉफ हाफ मिस्टर है 1848। यानी आप ये बता सकते हैं लगभग 5 से 6 वैज्ञानिक, अभी और भी वैज्ञानिक है जिनका मैंने नाम नहीं लिखा है, बहुत से वैज्ञानिक हैं। ये इतना मैंने गुणसूत्र में बताया था, पढ़ा था। तो ये सारी जो क्रिया की थी ये गुणसूत्र के बारे में था। अब कहें गुणसूत्र के भाग कितने होते, 3 भाग होते हैं। कौन कौन भाग होते हैं? पहले का नाम है पेलिकल, पहले का नाम क्या है, तीसरे का नाम क्रोमेडिक्स। क्या नाम है? क्रोमेडिस, ठीक है, क्रोमेडिस। 3 नाम है, ठीक है। अब इन तीनों नामों के माध्यम से एक सबसे बाहरी जो दीवार आती है ना, बाहरी परत जो होती है वो पेलिकल की होती है, उसके नीचे वाली जो आती है जो उसकी मदद करता है पेलिकल की, वो मैट्रिक्स करता है। और मैट्रिक्स क्रोमेडिक्स जो होता है, मैंने यहाँ बताया क्रोमेडिक्स जब शब्द आता है तो द्विगुणन करके किसी भी सेल्स को डिविजन्स करता है और यूट्रस में जाने के बाद उसके डॉटर सेल्स को बना देगा। अगर सन सेल्स को बना देगा तो बच्चे कॉपीराइट, मतलब एक बच्चा के साथ दूसरा बच्चा भी पैदा होगा। क्लियर है ना? ऐसा माना जाता है। क्लियर समझ गया होगा। आगे हम पढ़ेंगे वीडियोस में डीएनए के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डीएनए के बारे में, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये ना भूलें। हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं, लाइक करना जरूर